एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के बारे में, और वो भी पेपर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है उपभोक्ता अर्थशास्त्र। ठीक है, इसका मॉडल पेपर हमने तैयार किया है जो 2022 का पेपर होने वाला है। उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पेपर हो चुका है, उन लोगों की मदद नहीं कर पाए उतने अच्छे से। 2 ही पेपर 3 पेपर तैयार कर 2 ही पेपर करवा पाए थे, तीसरा पेपर तो आज हो रहा है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का होना बाकी है। ठीक है, हमने कम्युनिटी में डाल रखा था, पूछा था कि किन-किन लोगों का पेपर नहीं हुआ, वो लोग बता रहे थे कि सर पेपर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अभी जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ वो तैयारी अच्छे से करें और अपना पेपर जो है अच्छे से दें, जिससे उनका नंबर अच्छा आए और हमको भी अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं, जब आपको पूरा प्रश्न पत्र मिल जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसको पूरे प्रश्न पत्र को 3 खंड में बाँट दिया जाता है। खंड आ, खंड बा और खंड सा। आप सभी को पता है कि खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है? अभी अगर हम बात करें तो खंड आ में आप देख सकते हैं, नीचे नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है और उसमें लिखा रहता है कि सभी प्रश्न करने आपके अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर जो है 50 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपसे बोल दिया जाता है और आपको इनका जवाब देना रहता है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक-एक प्रश्न जानेंगे, समझेंगे और उनका जवाब बताने का प्रयास करेंगे। एक बार आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए। गारंटी के साथ कहता हूँ कि तीसरे नंबर पेपर में आपका अच्छे से अच्छा नंबर आएगा। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मानवीय आवश्यकताओं से आप क्या समझती हैं? ठीक है? ये आपका पहला प्रश्न है। इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि इच्छा और आवश्यकता शब्द जो हमारी भाषा में एक ही अर्थ रखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आदमी की किसी चीज़ की इच्छा रहती है। जैसे कह रहे हो कि मुझे इच्छा है समोसा खाने की। ठीक है, मुझे इच्छा है समोसा खाने की, या मुझे इच्छा है कुछ खाने की। ठीक है, तो अभी कुछ खाने की इच्छा है और मुझे खाने की आवश्यकता है, तो अभी दोनों एक ही अर्थ रखते हैं ना। क्योंकि अब आवश्यकता है मतलब अब इसके बिना आपका कोई काम होने वाला नहीं है, वहाँ पे आवश्यकता हो जाता है। थोड़ा बहुत अंतर डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब ये हुआ कि अब आप इसके बगैर नहीं रह सकते, तो आपको क्या है, आवश्यकता है। और आपकी इच्छा है मतलब नहीं भी मिलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तो फिर भी अगर मिल जाए तो बेटर है। ठीक है? केवल इतना ही अंतर दोनों में होता है। आगे आपको लिखना रहेगा किंतु उनका अर्थ अर्थशास्त्र की भाषा में एक दूसरे से भिन्न है। यह बात दूसरी है कि आवश्यकता का जन्म इच्छा से ही होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र में इनका अर्थ जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है, एक दूसरे से अलग देखने को मिलता है। अब वो बात अलग की है कि आवश्यकता का जो जन्म है वो इच्छा से ही होता है। पहले आदमी की किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा कहती है और धीरे धीरे उसकी वो क्या बन जाती है, आवश्यकता बन जाती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, हमारी इच्छाएँ भावनाएँ होती हैं, जिन भावनाओं को हम पूर्ति करना चाहते हैं। हमारी इच्छाएँ क्या होती हैं? वो हमारी भावनाएँ होती हैं और उन्हीं को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है? आगे आपको लिखना रहेगा, सीमित साधन होने के कारण हम एक साथ अपनी सब इच्छाओं को की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। हमारे पास साधन सीमित हैं, पूरे साधन नहीं हैं कि सभी सारी चीज़ें एक साथ हो जाएँ। कम ही साधन हैं, सीमित हैं, काम चलाऊ साधन हैं, तो इसके कारण हम अपनी सारी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा नहीं कर सकते। एक-एक करके सारी चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है? आगे आपको लिखना रहेगा, जो इच्छा सबसे तीव्र होती है, उनकी पूर्ति पहले करते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिसकी इच्छा आपको सबसे ज़्यादा है, आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, आप उसकी पूर्ति सबसे पहले करेंगे और दूसरी इच्छा की जो है उससे जो कम है उसकी पूर्ति आप थोड़ा बाद में कर सकते हैं। ठीक है? आगे आपको लिखना रहेगा, अर्थात हमारी इच्छा ही हमारी आवश्यकता हो जाती है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी इच्छाएँ हैं यही एक दिन बृहद रूप जब धारण कर लेती हैं, बड़ा रूप अपना स्वरूप धारण कर लेती हैं, तो वही हमारी आवश्यकताएँ बन जाती हैं। आई होप ये पहला प्रश्न आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है? क्लियर हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रतिस्थापन शब्द से आपका क्या आशय है? ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रतिस्थापन शब्द से आपका क्या आशय है? इसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो इसका भी जवाब आप बड़े आराम से, बड़े सरल भाषा में दे सकते हैं। इसके लिए आपको इस प्रकार से लिखना होगा, प्रतिस्थापन शब्द का अर्थ है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु की स्थापना करना। ठीक है? मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखी थी, जहाँ पे आप बैठे हैं, तख़्त, बेड, कुर्सी, किसी पे भी आप बैठे होंगे, ज़मीन पे बैठे होंगे, तो चटाई वगैरह पे बैठे होंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे पहले कुर्सी थी, अब उसको हटा के वहाँ पे कोई
और सामान रख दिया गया, वही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, यहाँ प्रतिस्थापन का अर्थ एक आवश्यकता के स्थान पर दूसरी आवश्यकता है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रतिस्थापन का अर्थ लिया गया है वो किसी सामान वस्तु से नहीं लिया गया है, यहाँ पर उसका जो अर्थ है वो इच्छा से लिया गया है। मान लीजिए पहले आपकी इच्छा कह रही थी कि आप मोटरसाइकिल से चलें, ठीक है। आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आप बहुत तीव्र इच्छा कहती थी पहले कि एक मोटरसाइकिल हो जाए भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको रातों रात कोई खजाना मिल गया, ठीक है, और आपके पास काफ़ी ज़्यादा धन हो गया। अब वही इच्छा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। अब आप मोटरसाइकिल को देखेंगे भी नहीं, आप कहेंगे भैया कोई निकलाओ ऑडी वगैरह। तो इस तरीके से जो है इच्छाएँ, जब एक इच्छा के स्थान पे दूसरी इच्छाएँ आ जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे आपको लिखना होगा, यह एक ऐसा नियम है जिसका पालन हर एक व्यक्ति जाने या अनजाने में अवश्य करता है। मतलब कह रहे हैं ये एक ऐसा नियम है जिसका पालन हर आदमी करता है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं करता है। वो या तो जानता है और या फिर नहीं भी जानता तो भी उसका पालन वो करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको लिखना रहेगा, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं को उस सीमा तक पूरा करते हैं, सॉरी, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं। क्या है कि हमारे पास साधन क्या हैं, सीमित हैं, और आवश्यकताएं असीमित हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास साधन जो है एक सीमित मात्रा में है, लेकिन आवश्यकताएं असीमित हैं। एक आवश्यकता आपकी पूरी होती है कि दूसरी बन के नई तैयार हो जाती है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा, अपने सीमित साधनों के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को उस सीमा तक पूरा करते हैं जिससे जिससे अधिकतम संतुष्ट बिंदु या फिर सीमांत उपयोगी बिंदु प्राप्त कर लें। मतलब कह रहे हैं कि जो साधन सीमित साधन है उसके द्वारा हम इतना प्रयास जरूर करते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन लास्ट तक जाके दो चार को छोड़ के और एकदम आखिरी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि उससे क्या हो कि हमारी आवश्यकताएं अधिकतम तो पूरी ही हो जाएं, ना पूरा हो पाए। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि वीडियो कैसा लगा आपको। हाँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन चीज़ों को बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। कुछ तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि एक अगर कोई टीचर है या कोई भी आदमी है, अगर वो मेहनत कर रहा है तो वो ये ज़रूर जानने का प्रयास करता है कि उसकी मेहनत कैसी जा रही है, लोगों को पसंद आ रही, नहीं पसंद आ रही। जिसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं उनको क्या इन चीज़ों से वो लाभान्वित हो पा रहे हैं, नहीं लाभान्वित हो पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी इच्छाएँ मनुष्य के मन में जो है वो चलती रहती हैं, जो कि स्वाभाविक सी बात है, हमारे भी मन में चलती हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि सर वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है इससे हमें भी खुशी मिलती है और आप लोगों को भी खुशी मिलती है कि सर से जो है थोड़ा बहुत वार्तालाप हो पाई। चलिए, अगर आपकी कोई ऐसी बात है जो आप मान लीजिए नहीं बता पा रहे हैं, या कमेंट सेक्शन में आपको उन चीज़ों का जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो संपर्क सूत्र जो है वो आपको दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर जिसको कहते हैं, वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर नहीं ले पा रहे हैं वहाँ से तो फिर से आप देख लीजिए, 8948015857, ये पूरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, 2242626262 हाँ, 10 अंक पूरे हैं। इस पे आप व्हाट्सएप करके और इन अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न आपके क्लियर हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है उपभोक्ता अर्थशास्त्र। क्या उपभोक्ता अर्थशास्त्र से आपका क्या अभिप्राय है, यहाँ पर इसके पूछने का मतलब यही है। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रश्न दे दीजिएगा, केवल इतना लिख के छोड़ दिया जाएगा, उपभोक्ता अर्थशास्त्र, उपभोक्ता बचत। ठीक है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जवाब इस प्रकार से इसको देना होगा कि कोई भी व्यक्ति जो मूल्य देकर किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त कर उसका उपभोग करता है वह उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, एनीवन, अगर ऐसा है कोई व्यक्ति जो पैसा दे करके कोई भी सेवा या भी कोई भी वस्तु प्राप्त करता है। मान लीजिए आप गए कहीं पे, ठीक है, और वहाँ पे आपने पैसे दिए और आपने एक गर्मी में पंखा खरीद लिया। ठीक है, वो पंखा खरीद लिया। अब आपको जो पंखा खरीदा, या फिर आप कोई सेवा ले रहे हैं, आप गए नाई की दुकान पे और तुरंत वहाँ पे ब्यूटी पार्लर वगैरह में आप लोग जाती ही होंगी, तो वहाँ पे जब आप जाएंगी, पैसा देंगी, आपका मतलब समझ लीजिए थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह कर दी वो लोग, या फिर कोई सामान आपने ले लिया। तो इस तरीके से जो आपने सेवा ली, अब या मान लीजिए पैसा दे करके आप चाहे
बाल वगैरह कटवा रही हों या फिर क्या बोलते हैं कोई वस्तु लेकर के आ रही हों, तो आप क्या हो जाती हैं, आप उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाती हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार सरल शब्दों में उपभोक्ता वह है जो वस्तु का उपभोग करता है। ठीक है, अगर आप देखें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे सरल शब्दों में यही कहा गया है कि उपभोक्ता वही होता है जो वस्तु का क्या करता है, उपभोग करता है या फिर उपयोग करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कोई मनुष्य उपभोग क्यों करता है। ठीक है, मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करने हेतु वह अनेक वस्तु क्रय कर उनका उपभोग करता है, इसीलिए उपभोक्ता कहलाता है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न क्या उठा कि कोई मनुष्य उपभोग क्यों करता है, तो इसका जवाब ये हुआ कि मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, एक आवश्यकताएं तो होती नहीं है, अनेक आवश्यकताएं होती है और उन्हें पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वस्तुओं को खरीदता है। क्रय का मतलब होता है खरीदना, खरीदता है और उनका उपभोग करता है, इसीलिए मनुष्य क्या हो जाता है, उपभोक्ता बन जाता है। मान लीजिए आप डेली आपको मार्केट जाना रहता है या आपको ऑफिस जाना रहता है। ठीक है, अब आपकी आवश्यकता बन चुकी है कि आपके पास एक स्कूटर या फिर क्या बोलते हैं एक बाइक या फिर एक कार होनी चाहिए, जो कुछ भी आपके मन में इच्छा उठ रही हो। ठीक है, अब आपकी ये आवश्यकता है, आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि पैसे तो वैसे भी रोज डेली जा रहे हैं, आप उतनी दूर जा रहे हैं तो किराया दे दे के ही तो जाते होंगे। तो आपने क्या सोचा कि लाओ पैसा दे करके एक स्कूटर या फिर एक मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं। आपने खरीद लिया, अब उससे आप डेली अप डाउन कर रहे हैं, तो आप उसका क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं और आप किस श्रेणी में आ गए, उपभोक्ता की श्रेणी में आ गए। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा उपभोक्ता वस्तु के उपभोग हेतु मूल्य चुकाता है। अगर कोई उपभोक्ता है और उस वस्तु का अगर किसी वस्तु का वो उपभोग करता है तो उसके लिए उसको क्या करना होता है, मूल्य चुकाना होता है। यह मूल्य नगद या उधार भी हो सकता है। बहुत जगह पे देखिए तो आप कहीं कहीं पे ऐसे लोग मिलते हैं जो उधार भी काम चलाते हैं और बहुत लोग होते हैं जो नगद भी काम चलाते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। प्रश्न को देखकर आपको समझ पा रहे हैं, एक ही चीज को कितनी जगह से घुमा के लिखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब उन्हीं चीजों को आपको भी घुमा के लिखने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। आप कैसे उन चीजों को समक्ष ला के रख रहे हैं, अपने एग्जामिनर के समक्ष ला के रख रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी एक कला है और आप क्या हैं, एक कलाकार हैं। चलिए बात करते हैं, तीसरा प्रश्न भी आपका समाप्त हो चुका है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है उपभोक्ता बचत क्या है। ठीक है, या उपभोक्ता बचत से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपके सामने पूछ लिया जा सकता है। तो इसमें आपको एक वैज्ञानिक का नाम हो सके तो बता दीजिए। ठीक है, और उनके बारे उन्होंने क्या बताया है उपभोक्ता उपभोक्ता बचत के बारे में, ये यहाँ पे आप बता दीजिए। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए मार्शल के अनुसार उन्होंने कहा है कि किसी वस्तु को बिना प्राप्त किए हुए रहने की अपेक्षा वह मूल्य जो एक व्यक्ति उस वस्तु के लिए देने के लिए तैयार रहता है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। मतलब कह रहे हैं कोई वस्तु है जो आप प्राप्त नहीं किए हुए हैं। ठीक है, अब आपने प्राप्त नहीं किया है, उसके पहले जो उसका मूल्य था, ठीक है, वह मूल्य जो व्यक्ति उस वस्तु को देने के लिए तैयार रहता है। मान लीजिए कोई आप वस्तु लेने गए, मान लीजिए कि आपने कोई बुक ली। ठीक है, अब उसमें जो एमआरपी पड़ा है वो 200 रुपये पड़ा है, आपको वो वस्तु चाहिए। अब आप वहां पे गए तो उसने बताया भाई 200 रुपये है। ठीक है, लेकिन आपने उससे थोड़ा बहुत कम करवाया, कहा भाई डिस्काउंट वगैरह देखो कैसे भी एडजस्ट करके थोड़ा बहुत तो कम ही कर दो। तो वो वस्तु वो बुक जो है आपको 180 रुपये में मिली। वस्तु पहले खरीदने से पहले थी कितने की, एक 200 रुपये की। अब जब आपने उसको खरीद लिया उसका मूल्य कितना हो गया, 180 हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है 200 और 120 के अंदर बीच में कितने का अंतर आता है, तो 20 रुपए का अंतर आता है। वही क्या होता है, आपका उपभोक्ता बचत होता है, या किसने कहा है, मार्शल ने कहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इसकी डिफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है अंधिमान वक्र क्या है। अंधिमान वक्र क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा, दो या दो से अधिक वस्तुओं, जैसे कोई वस्तु है दो हो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोग या युग्म को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो। क्या हो, समान संतुष्टि प्राप्त हो, अंधिमान वक्र या तटस्थ वक्र कहलाता है। ठीक है, ये इसकी क्या हुई, परिभाषा हुई। कोई भी वस्तु हो, दो हो या दो से अधिक ऐसी वस्तु हो जिनका संयोग हो, युग्म हो, ठीक है, एक साथ में रखा हो, जोड़ा वगैरह जिसे हम लोग कहते हैं, को प्रदर्शित करने वाला वक्र,
ठीक है? जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो। जितना एक वस्तु को लिया, दूसरी जो साथ में थी उससे भी उतनी ही संतुष्टि प्राप्त हो रही हो, ये क्या कहलाता है? अंधिमान वक्र या तटस्थ वक्र कहलाता है। ठीक है? तो आई होप ये 5वां नंबर प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से वही बात, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। ठीक है? चलिए, छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मांग की लोच। क्या पूछ रहा है आपसे कि मांग की लोच की परिभाषा दीजिए। ठीक है? आपको बताना है मांग की लोच क्या है। मांग की लोच की परिभाषा आपको देनी है। ठीक है? तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मांग का नियम यह स्पष्ट करता है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग परिवर्तन होगी, पर मांग के नियम की व्याख्या से यह स्पष्ट नहीं होता कि दोनों में परिवर्तन का अनुपात क्या होगा। ठीक है? मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप कोई वस्तु है, मांग के नियम से यह स्पष्ट हो जाता है। पहले तो आप ये समझिए कि मांग का जो नियम है उसको आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपने पहले ध्यान रखना है कि मांग का नियम यह स्पष्ट करता है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग परिवर्तित होगी, पर मांग के नियम की व्याख्या से यह स्पष्ट नहीं होता कि दोनों में परिवर्तन का अनुपात क्या होगा। अब कोई वस्तु है, मान लीजिए, जो इस समय डिमांड में चल रही है। ठीक है? अगर उसकी कीमत आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर आप उसकी कीमत बढ़ा देते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि उसमें उसके जो उसकी डिमांड है या फिर जो उसकी खरीदारी है उसमें परिवर्तन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है? मान लीजिए कोई आदमी है जो डेली 1 किलो मतलब 1 महीने में 1 किलो चीनी खा लेता है। ठीक है? अभी क्या हुआ कि मान लीजिए चीनी 40 रुपए किलो थी, अब आपने उसको क्या किया, बढ़ा के 60 रुपए किलो कर दिया। ठीक है? तो अभी वो बेचारा अपने खर्चे में एडजस्ट कर रहा था ना, उसको पता था कि बस 40 रुपए ही मुझे मेरे चीनी में जा रहे हैं। ठीक है? उसी हिसाब से वो एडजस्ट कर रहा था। अब वो 60 कहाँ से खर्च कर देगा? तो उसकी क्या हो जाएगी, खपत में कमी आ जाएगी। अब वो 1 किलो की जगह पे आधा किलो ही खाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? तो ये परिवर्तन आ तो जाता है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि अगर यहाँ पे आप 10% कीमत बढ़ाएंगे तो 10% कमी आएगी। ऐसा आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कुछ ही कमी आए, या हो सकता है थोड़ा कमी आए, या बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। तो इसमें कोई पता नहीं है कि कितना कमी आएगी, लेकिन कमी या वृद्धि होती है, परिवर्तन होता है, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता होता। ठीक है? चलिए, आगे आपको लिखना होगा मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन कितना होगा, किस अनुपात में होगा, या विभिन्न मूल्यों पर मांग के बदलने की क्षमता पर निर्भर करता है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे मूल्य में जो परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन कितना होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु थी, उसके मूल्य में आपने, उसकी कीमत में आपने बढ़ोतरी या घटोतरी कर दी है, तो अब उसकी डिमांड जो है, उसकी मांग जो है, उसमें कितना परिवर्तन होगा, ये और किस अनुपात में परिवर्तन होगा, या विभिन्न मूल्य पर मांग के बदलने की क्षमता पर क्या करता है, निर्भर करता है। यह क्षमता ही मांग की मूल्य लोच है। ठीक है? और जो ये क्षमता हमें देखने को मिलती है, कितनी बढ़ी कितनी नहीं बढ़ी, यही क्या कहलाती है, मांग की मूल्य लोच कहलाती है। ठीक है? या मांग की लोच कह सकते हैं। चलिए, अभी आपका छठा नंबर भी क्लियर हो गया होगा। 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रमाणीकरण क्या है। ठीक है? प्रमाणीकरण क्या है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। 7वां नंबर प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न। इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि प्रमाणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया, या यूं कहें कि प्रमाणीकरण का अर्थ वस्तु के गुण मात्रा के आधार पर कुछ मानकों, या जिसे आप मापदंड भी कहते हैं, का निर्धारण करना है। ठीक है? मतलब इसका अर्थ क्या है, वस्तु के गुण मात्रा के आधार पर उसके मानकों का निर्धारण करना है। कोई वस्तु है, उसकी गुण देखी, उसकी मात्रा देखी। ठीक है? वो कि उसका गुण कितना अच्छा है, मतलब कितनी अच्छी चीज है, और उसके बाद उसकी मात्रा कितनी आती है, उसके हिसाब से उसके मापदंड में आपने परिवर्तन किया, यही क्या कहलाता है, प्रमाणीकरण कहलाता है। ठीक है? आगे आपको लिखना होगा, एक हेडिंग डालनी होगी, प्रोफेसर कानवर्स प्रोफेसर कानवर्स के अनुसार आपको डालना होगा। उन्होंने कहा है कि प्रमाप किसी वस्तु के गुण, इकाइयों का माप तथा उनका नामकरण है। क्या है? प्रमाप किसी वस्तु के गुण, इकाइयों की माप तथा उसका नामकरण है। ये क्या है? प्रमाप है। ठीक है? या किसने बताया है?
कानवर्स ने बताया है। इन्होंने क्या कहा है, अगर हम अपनी भाषा में देखने का प्रयास करेंगे तो उन्होंने कहा है कि कोई वस्तु है जिसके गुण और जिसकी इकाई और उसका नामकरण आप रखते हैं, वही क्या कहलाता है, प्रमाप कहलाता है। ठीक है, प्रमाप कहलाता है। तो ये आपका छठा नंबर प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है। सातों 7 नंबर प्रश्न भी समाप्त होता है। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है श्रेणीकरण क्या है? क्या पूछ रहा है? श्रेणीकरण क्या है? इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि श्रेणीकरण प्रक्रिया निर्धारित प्रभावों तथा सीमाओं के आधार पर वस्तुओं को अलग-अलग वर्गों में बाँटती है। यह श्रेणीकरण 2 प्रकार का होता है। ठीक है? आपको ध्यान में रखना, पहला कौन-सा होता है? अपरिवर्तनशील श्रेणीकरण और दूसरा होता है परिवर्तनशील श्रेणीकरण। इसकी परिभाषा एक बार आप फिर से सुन लीजिए। श्रेणीकरण प्रक्रिया निर्धारित प्रभावों तथा सीमाओं के आधार पर वस्तुओं को अलग अलग वर्गों में बांटती है। ठीक है, इसके कितने 2 प्रकार होते हैं, पहले तो अपरिवर्तनशील श्रेणीकरण और दूसरा परिवर्तनशील श्रेणीकरण। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मांग का नियम क्या है। ठीक है, मांग का नियम आपसे पूछ रहा है, मांग के नियम का अर्थ स्पष्ट करना है आपको यहाँ पे। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा, किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध में मांग अथवा मांग का नियम कहा जाता है। फिर से आप सुनिए, किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा, कोई वस्तु है उसकी कीमत और वो कितनी मात्रा में मांगी जा रही है, कि संबंध को मांग अथवा मांग का नियम कहते हैं। ठीक है, उसके कीमत के अनुसार उसकी मांग कितनी है, उसी को हम क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। आगे आपको लिखना होगा, किसी वस्तु की कीमत व उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। कोई वस्तु हो, उसकी जो मांग होती है और उसकी जो कीमत होती है, इस दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर आप कीमत बढ़ा देंगे तो मांग उसकी कम हो जाएगी, अगर आप कीमत घटा देंगे तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। इस तरीके से इन दोनों में क्या होता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। आगे आपको लिखना होगा, हम कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर भी वस्तु की कीमत घटने से इसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से इसकी मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। ये आपके 9वें नंबर का जवाब रहा। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है PFA को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है PFA क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में आपको कुछ इस प्रकार से बताना होगा कि PFA भोज्य पदार्थ में मिलावट की रोकथाम से संबंधित अधिनियम है। क्या है? जैसे कोई भोज्य पदार्थ आपके सामने आता है, नमकीन, बिस्किट, चना, कुछ भी ले लीजिए आप, शक्कर वगैरह ले लीजिए, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, उसमें जो मिलावट होती है, आप देखते होंगे कि कुछ लोकल चीज़ भी उसमें मिला देते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो उसके रोकथाम क्या है, उसके रोकथाम संबंधित क्या है, अधिनियम है। इस अधिनियम के अनुसार भोज्य पदार्थ को तब मिलावटी माना जाता है जबकि खाद्य पदार्थ में उपयुक्त में से कोई अवगुण पाए जाते हों। ठीक है, जो मिलावट पदार्थ को रखने वाले व्यक्ति व बेचने वाले व्यक्ति को 3 माह 6 वर्ष तक सजा, 3 से 6 माह वर्ष, जैसे 3 माह से लेकर के और 6 साल तक की सजा दी जाती है और 500 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना भी उसके लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके 10वें नंबर का जवाब रहा। तो यहाँ पे जैसे ही आपका ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यानी खंड बा जो है स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप ये अति लघु उत्तरीय वाला क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं खंडबा। खंडबा में भी आपको नोट करके कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दिया जाता है और यहाँ पर भी लिखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब 200 शब्दों में देना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये लोग हमको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे दिखा तो रहे हैं कि यहाँ पे हमने आपसे 5 प्रश्न पूछा है, लेकिन यहाँ से हम लोगों से इनडायरेक्टली 10 प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि एक प्रश्न में 2 प्रश्न होता है, एक ये और एक अथवा करके ये दे दिया गया, लेकिन करना हमें 5 ही होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका? तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की उपभोक्ता के महत्व पर, क्या पूछ रहा है कि उपभोक्ता के महत्व पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, या फिर अथवा करके एक प्रश्न और पूछ ले रहा है कि बाजार मांग वक्र पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये बाजार मांग वक्र जो है ये थोड़ा क्वेश्चन वगैरह इसमें सॉल्व करने पड़ते हैं, ग्राफ वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो उस तरीके से आपको पूरा कायदे से तो नहीं समझा सकते, लेकिन इसकी परिभाषा वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम बता सकते हैं। ठीक है,
तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि उपभोग के महत्व पर संक्षेप में जो टिप्पणी लिखनी है उपभोक्ता की मांग पर या उपभोग की मांग पर, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि उपभोग का महत्व जानने के लिए एडम स्मिथ का एक वाक्य काफ़ी है। उन्होंने कहा है कि उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण तथा उद्देश्य है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण तथा उद्देश्य है। बिना कारण के कोई चीज़ बनाई नहीं जाती और बिना उद्देश्य की कोई चीज़ बनाई नहीं जाती है। ठीक है, आगे आपको लिखना है कि अर्थात उपभोग आर्थिक क्रियाओं से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, हेडिंग नंबर 1 डालनी होगी, उसमें आपको लिखना होगा, हेडिंग डालना होगा कि उपभोग आर्थिक क्रियाओं का आधार। क्या? उपभोग आर्थिक क्रियाओं का आधार। इसके अंतर्गत आपको लिखना होगा कि मनुष्य के पास उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक साधन हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना होगा कि कुछ साधन ऐसे भी हैं जो उसे निःशुल्क प्राप्त हो जाते हैं, किंतु आवश्यकता पूर्ति हेतु मुख्य साधन धन है। क्या? कोई आवश्यकता अगर आप पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए मुख्य साधन क्या है? धन है, तथा धन की मात्रा सीमित है। किसी के भी पास क्या है? धन की मात्रा क्या है? सीमित है, उतनी ज़्यादा नहीं है। आवश्यकता असीमित है, आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। उसके बाद आपको लिखना होगा अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक धन की आवश्यकता होती है। अगर आपकी जितनी भी आवश्यकता है उनको सभी को पूरा करना चाहते हैं तो आपको उतनी ही धन की आवश्यकता होगी। जितनी ज़्यादा आवश्यकताएं होंगी उतने ज़्यादा आपके पास धन होने चाहिए। दूसरी हेडिंग आपको डालनी होगी आर्थिक समृद्धि की पहचान। क्या? आर्थिक समृद्धि की पहचान। इसमें आपको लिखना होगा कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र की जनता अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु कितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रयोग करते हैं या उनकी समृद्धि की पहचान है। मतलब कह रहे हैं कोई भी आदमी हो, व्यक्ति हो या कोई भी राष्ट्र की जनता हो, वो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितनी वस्तुओं या फिर सेवाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़े बड़े लोग देखिए, क्या वो मोटरसाइकिल से अपने दुकान तक, अपने ऑफिस तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो क्या मर्सिडीज से अपने वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो वो कितनी आवश्यकताएं, कितनी वस्तुओं और कितनी सेवाओं का प्रयोग करते हैं, ये उनके समृद्ध होने का क्या करती है? हमें पहचान कराती है। जितनी अधिक वस्तुओं का उपभोग होगा उतनी अधिक आर्थिक समृद्धि का घोत होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लिखना होगा। तीसरी हेडिंग आपको डालना होगा सरकार के लिए महत्व। क्या? सरकार के लिए महत्व। इसमें आपको लिखना होगा सरकार अपनी कर निर्धारण नीति बनाते समय जनता के उपभोग को ध्यान में रखती है। जो सरकार होती है हमारे यहाँ की, जब वो अपने कर निर्धारण नीति बनाती है तो उसमें उसकी जो अपनी जनताएं होती हैं उन जनताओं के उपभोग का भी क्या करती है? वो ध्यान रखती है। आगे आपको लिखना होगा वह उन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाती है जहाँ उपभोक्ता की बचत अधिक होती है, जिससे सरकार की आय बढ़ती है। जिस बड़ी आय से सरकार जनता के हित में नई योजनाएं शुरू कर चलाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस बारे में लिखना होगा। और उसके बाद आपकी जो चौथी हेडिंग होगी, वो चौथी हेडिंग आपको ये डालना होगा कि समाज के लिए महत्व। इसमें आपको लिखना होगा कि देश में उचित स्तरीय वस्तुओं का उत्पादन होने पर देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है। ठीक है, आगे लिखना होगा समाज की स्थिति में सुधार आता है। इसके विपरीत हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन से विपरीत प्रभाव पड़ता है, अतः जनता के उपभोग के तरीके समाज की स्थिति के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, आगे लिखना होगा अतः अच्छी स्तरीय वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित कर हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, अब आपको जो है छठी नंबर हेडिंग डालनी होगी। क्या डालनी? पांचवी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी गृहिणी के लिए। ठीक है, उसमें आपको लिखना होगा उपभोग गृहिणी को अधिकतम संतुष्ट नियम सीमांत उपयोगी तथा पारिवारिक बजट के विषय में बताता है ताकि वस्तुओं का उपभोग कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है दूसरा नंबर प्रश्न पूरा का पूरा यहीं पे समाप्त होता है। अब आपका जो दूसरा का अथवा करके प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, वो पूछा गया आपसे कि बाजार मांग वक्र पर टिप्पणी लिखिए। क्या पूछ रहा है? कि बाजार मांग वक्र पर टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको कुछ ग्राफ वगैरह बनाने होते हैं और इनको अच्छे से आपको समझाया जा सकता है, लेकिन अभी आपको केवल परिभाषा वगैरह ही बता सकते हैं। उतने अच्छे से इन चीज़ों को हम समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए कोई बोर्ड वगैरह की आवश्यकता होती है और बोर्ड अभी
देख रहे हैं आप लोग, पीडीएफ फाइल में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं, लेकिन इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा, किसी विशिष्ट समयावधि में, ठीक है, किसी विशिष्ट समयावधि मतलब कोई एक समय दे दिया जाता है, एक व्यक्ति किसी विशेष मूल्य पर, कोई ऐसा मूल्य हो, विशेष मूल्य समझ पा रहे हैं जो सभी के लिए ना हो, एक व्यक्ति किसी विशेष मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा क्रय के लिए इच्छुक है, क्या जितनी मात्रा, कोई वस्तु है, किसी वस्तु की जितनी मात्रा मतलब कोई एक मात्रा बताई जाती है, वो मात्रा क्रय के लिए मतलब खरीदने के लिए क्या है, इच्छुक है, वह उस वस्तु की व्यक्तिगत मांग कहलाती है, वह वस्तु की क्या कहलाती है, व्यक्तिगत मांग कहलाती है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कुल मात्रा जो विशिष्ट समयावधि में सभी उपभोग किसी मूल्य पर क्रय करने के लिए इच्छुक है, वह उस वस्तु की बाजार मांग होगी, ठीक है। क्या होगी कि कोई अन्य बातों, ठीक है, अन्य बातों के समान, एक मिनट यहाँ पे आपको फिर से देख लीजिए, अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कुल मात्रा, कोई वस्तु है जिसकी कुल मात्रा जो विशिष्ट समयावधि मतलब एक स्पेशल समय ले लिया, टाइम ले लिया जाता है, विशिष्ट समयावधि में सभी उपभोक्ता किसी मूल्य पर क्रय करने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है। क्या सभी उपभोक्ता क्या हैं, किसी मूल्य पर, किसी भी मूल्य पर वो खरीदने के लिए वो क्या हैं, इच्छुक है, वह उस वस्तु की बाजार मांग होती है, ठीक है। वो क्या होती है, वस्तु की बाजार मांग होती है, ठीक है। अब आगे आपको ग्राफ वगैरह बना के ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताना होगा, तो उसके बारे में एक अलग ही वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर बताइए। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर आपको बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि दीर्घकाल में जो मूल्य निर्धारित होता है उसे सामान्य मूल्य कहते हैं। क्या दीर्घकाल में, लंबे समय में जो मूल्य क्या होता है, निर्धारित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य मूल्य कहते हैं। तथा अति अल्पकालीन मतलब बहुत ही कम समय में मूल्य को बाजार का मूल्य कहते हैं। कोई बहुत ही कम समय में जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बाजार मूल्य कहते हैं, ठीक है। दीर्घकाल में वस्तु के मूल्य को प्रवृत्ति सामान्य मूल्य तक पहुंचने की होती है और वहीं स्थिर रहने की होती है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य के मौलिक अंतर निम्नांकित हैं। पहला नंबर डाल देना रहेगा और उसमें आपको लिखना रहेगा, बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है। जो बाजार का मूल्य होता है वो अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए होता है, जबकि सामान्य मूल्य कालीन मूल्य होता है, मतलब वो लंबे, जो सामान्य मूल्य होता है वो लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। दूसरी हेडिंग आपको डालनी होगी, बाजार मूल्य पुनरुत्पादनीय, क्या पुनरुत्पादनीय जो दोबारा पैदा किया जा सके, तथा निरुत्पादनीय दोनों वस्तुओं का होता है, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, दोनों वस्तुओं का होता है, पर निरुत्पादनीय वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य की धारणा प्रायः बेकार है, ठीक है। जो चीजें उत्पादित नहीं की जा सकती उसके लिए सामान्य मूल्य क्या है, बेकार है, ठीक है। तीसरी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी, बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग अधिक प्रभावपूर्ण होती है। अगर बाजार का कोई मूल्य रखा जाता है तो उसमें सबसे पहले जो है क्या देखा जाता है कि उसकी डिमांड कितनी है, मांग कितनी है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, पूर्ति प्रायः स्थिर रहती है पर सामान्य मूल्य के निर्धारण में पूर्ति अधिक प्रभावपूर्ण हो जाती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे पूर्ति जो है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है, लेकिन अगर सामान्य मूल्य में देखें तो वहाँ पे पूर्ति क्या हो जाती है, अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। वहाँ पे आपको पूर्ति जो है इंपॉर्टेंट रखा जाता है कि कितना सामान हम पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है। चौथा नंबर यहाँ पे आपको डाल के लिखना होगा, चौथा नंबर अंतर कि बाजार मूल्य में सामान्य मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति पाई जा सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य दोनों एक समान हो जाते हैं, ठीक है। पांचवी नंबर हेडिंग और पांचवा नंबर पॉइंट डालना होगा और उसमें लिखना होगा, बाजार मूल्य उत्पादन लागत से कम या अधिक हो सकता है। जो कह रहे हैं बाजार मूल्य है वो उत्पादन लागत से कभी या तो कम हो सकता है या भी अधिक भी हो सकता, कम हो सकता है या फिर अधिक भी हो सकता है, पर सामान्य मूल्य सदा उत्पादन लागत के बराबर रहता है। और जो सामान्य मूल्य होता है वो हमेशा आपने कितने रुपए उस वस्तु में लगाए हैं उसके बराबर ही रहेगा या उससे ज़्यादा ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। छठी नंबर पॉइंट डाल के आपको लिखना होगा, बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है। जो बाजार का मूल्य होता है वो क्या होता है,
वास्तविक मूल्य होता है, पर सामान्य मूल्य काल्पनिक मूल्य होता है। ठीक है। 7वें नंबर पॉइंट आपको डाल के लिखना होगा कि सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है, जबकि दीर्घकालीन व्यवहार में पाया नहीं जाता है। ठीक है। कीन्स के अनुसार दीर्घकालीन में हम सभी मर जाते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार से आपको इसका जवाब दे देना होगा। ठीक है। तो ये तीसरा का जो है आपका ये समाप्त हो गया। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए नहीं, अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? द्वयाधिकार पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिख पूछ रहा है आपसे कि द्वयाधिकार पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। ये प्रश्न जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त। जब बाजार में किसी वस्तु की उत्पादक फार्मों की संख्या केवल दो हो, तो इस बाजार में हम द्वयाधिकार कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कोई बाजार है, उसमें किसी वस्तु के उत्पादक फार्मों की संख्या कितनी है? दो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्वयाधिकार कहते हैं। ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, द्वय अधिकार के विश्लेषण के संबंध में दो प्रकार के मॉडल मिलते हैं। कौन कौन से? पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे गैर प्रतिक्रियात्मक मॉडल। ठीक है। जिनमें यह मान लिया जाता है कि प्रतिद्वंदी फार्म की उपभोक्ता की मूल्य या मात्रा के संबंध में प्रतिक्रिया का फार्म आभास नहीं लगा पाती। ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे प्रतिक्रियात्मक मॉडल, जिनमें दोनों फार्में यह जानती हैं कि दोनों फार्मों की क्रियाएं परस्पर निर्भर हैं, इसलिए वे पारस्परिक गलाघोट प्रतिद्वंदी से बचने की कोशिश करेंगी। ठीक है। और उसके बाद आपको फिर इसका जवाब यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आपका ये भी हो गया। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है बाजार का आशय पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है आपको? बाजार के आशय पर टिप्पणी आपको लिखना है। तो इसका भी जवाब आप आराम से दे सकते हैं। इसका जवाब आपको इस प्रकार से देना होगा कि सामान्य बाजार शब्द, क्या सामान्यतया बाजार शब्द का प्रयोग उस स्थान विशेष के लिए किया जाता है जहां वस्तुओं के क्रेता तथा विक्रेता इकट्ठा होकर अपनी अपनी वस्तु के क्रय तथा विक्रय का कार्य करते हैं। ठीक है। उसके आगे लिखना होगा कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग अत्यंत ही व्यापक अर्थ में किया जाता है। ठीक है। कूनो के अनुसार, कूनो महोदय ने लिखा है कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ किसी एक ऐसे स्थान विशेष से नहीं लगाया जाता है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिनमें वस्तुओं की समस्त क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच इस प्रकार की स्वतंत्र संपर्क है कि वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति शीघ्रता एवं सुगमता से समान होने की पाई जाती है। ठीक है। या किसने कहा है? तो यह आपके कूनो महोदय ने कहा है। ठीक है। आगे आपको लिखना होगा कि बाजार के आशय पर प्रकाश डालते हुए सिज़्विक का यह मत व्यक्त करते हैं कि बाजार व्यक्तियों के समूह या समुदाय को कहते हैं। किसको कहते हैं? व्यक्तियों के समूह या फिर समुदाय के कहते हैं, जिनके बीच इस प्रकार की व्यापारिक संबंध हो कि प्रत्येक व्यक्ति को सुगमता से इस बात का पूर्ण ज्ञान हो जाए कि दूसरे व्यक्ति समय समय पर कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय किन मूल्यों पर करते हैं। ठीक है। ये किसने कहा है? तो ये आपके सिज़्विक महोदय ने कहा है। ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, इस प्रकार एली महोदय कहते हैं कि बाजार का आशय किसी ऐसे सामान्य क्षेत्र से होता है जिसमें वस्तु विशेष का मूल्य निर्धारित करने वाली शक्तियां कार्यशील होती हैं। ठीक है। अब उसके बाद वो लाइन छोड़ देनी रहेगी, उसके आगे लिखना रहेगा, सारांश यह है कि अर्थशास्त्र में बाजार किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं, बल्कि उस समस्त क्षेत्र को बाजार कहा जाता है जिसमें किसी विशेष वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है। ठीक है। ये आपका जवाब हुआ किसका? बाजार का आशय से। ठीक है। अब इसमें अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया गया है चौथे नंबर में। मान लीजिए आपको बाजार वाला आता था तो कीजिए, नहीं तो मूल्य लोच तथा मूल्य विभेद पर टिप्पणी आपको लिखनी थी। किस पे लिखनी थी मेरे प्यारे दोस्त? मूल्य लोच या फिर मूल्य विभेद पर टिप्पणी लिखनी थी। तो यहाँ पर भी आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह लगाने पड़ते हैं। ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को ध्यान में बगल में रखते हुए हम क्या करते हैं, इनकी परिभाषा वगैरह को देखते हैं। चलिए, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मूल्य विभेद के लिए यह आवश्यक है कि दोनों बाजारों में जहां एकाधिकारी अपनी वस्तु बेच रहा है, मूल्य लोच
अलग अलग हो। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा वह अधिक लोच वाले बाजार में मूल्य अपेक्षाकृत नीचा रहेगा। ऐसा वह इसलिए करेगा क्योंकि जिस बाजार में मांग की लोच अधिक है वहाँ मूल्य की थोड़ी सी कमी के बाद मांग में अनुपातिक वृद्धि अधिक होगी, जबकि कम लोच वाले बाजार में मूल्य की वृद्धि के बाद भी वस्तु की मांग में कमी नगण्य होगी। ठीक है, उनके कहने का ये मतलब है कि जो अधिक लोच वाले बाजार में अगर आप कोई वस्तु बेच रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप थोड़ा भी अगर वस्तु की कीमत में कमी कर देते हैं तो वहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जहाँ पे लोच नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जहाँ पर लोच नहीं पाए जाते हैं, बाजार लोच नहीं मिलता है, वहाँ पर अगर आप मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि भी कर देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वहाँ पर जो उसके मांग जो डिमांड है उसमें थोड़ी भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे आपको लिखना होगा यदि दोनों बाजार में मांग की लोच एक ही हो तो बाजार की कुल आय में वृद्धि दूसरे बाजार में होने वाली कुल आय की कमी के बराबर होती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि होती है। ठीक है, दूसरे बाजार में होने वाली कुल आय के कमी के बराबर होगी। आगे आपको लिखना होगा और मूल्य विभेद में कोई काम नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पे पूरा प्रश्न समाप्त होता है। थोड़ा क्वेश्चन वगैरह लगाना रहता है तो वो हम किसी और वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विक्रय लागत तथा एका आधिकारिक प्रतियोगिता पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है आपको, लागत या फिर एका आधिकारिक प्रतियोगिता पर क्या करना है आपको, टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ग्राफ वगैरह बनाने रहते हैं, फिर भी हम यहाँ पे इसकी रचना को जानने का प्रयास करते हैं। इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि विक्रय लागत से हमारा अभिप्राय उस लागत से है जो कोई एका अधिकार फार्म उपभोग के दिमाग में यह बैठाने के लिए करती है कि उसकी वस्तु अन्य प्रतिद्वंदी फार्मों से उत्तम है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इसके अंतर्गत वस्तु को विभेदित करने तथा अन्य फार्मों के उत्पादन से अपने उत्पादन को उत्तम सिद्ध करने के संबंध में किए गए सभी व्यय आते हैं, पर विज्ञापन व्यय इसमें विशेष रूप से आता है। ठीक है, मतलब जो आप प्रचार वगैरह करवाते हैं उसका बोल रहे हैं, वो प्रचार का खर्च भी इसमें विशेष रूप से जोड़ा जाता है। आगे आपको लिखना होगा विक्रय लागत के संबंध में प्रोफेसर चैम्बरलिन ने यह तर्क देते हुए कहा है कि यह यू आकार की होती है। क्या होती है, यह यू आकार की होगी। उनके अनुसार शुरू में विज्ञापन व्यय के कारण मितव्ययी जनित हो सकती है, इसीलिए लागत घटेगी। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप विज्ञापन वगैरह में पैसा खर्च करते हैं, व्यय अधिक करते हैं, तो मितव्ययी का मतलब होता है कि कम खर्च करने वाले जनित हो सकती है, इसीलिए लागत घटेगी, पर कुछ सीमा के बाद मितव्ययताएं जन्म ले सकती हैं, इसीलिए लागत वक्र ऊपर उठेगी। चूंकि विक्रय लागत यू आकार की होगी, इसीलिए उस यू आकार वाले औसत लागत के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे थोड़ा बहुत और इसकी रचना वगैरह दी गई, वो ग्राफ वगैरह बनाने पर भी आपको समझ में आएगी। मान लीजिए आपको आता था तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे जाता है कि औसत आय पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसमें आपको एक दो फार्मूला याद करना होगा जो आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि कुल आय किसी फार्म की कुल विक्रय प्राप्तियों को प्रदर्शित करती है, जबकि औसत आय बेची गई वस्तु की प्रति इकाई पर प्राप्त होने वाली आय को प्रदर्शित करती है। आगे आपको लिखना होगा इस प्रकार यदि हम कुल आय को वस्तु की बेची गई मात्रा से भाग दे दें तो भजनफल औसत आय प्रतिदर्शित करेगा। ठीक है, आगे इसके सूत्र इस प्रकार सूत्र रूप में है। ठीक है, आपको इस प्रकार से इसका एक सूत्र याद रखना होगा, औसत आय जिसे AR, ठीक है, कैपिटल लेटर में AR, इस प्रकार से AR बराबर हो जाएगा कुल आय
ठीक है। क्या? कुल आयु बटे वस्तु की बेची गई मात्रा, कुल आयु बटे बेची वस्तु की बेची गई मात्रा, मतलब टी आर बटे क्या हो जाएगा, क्यू। ए आर बराबर टी आर बटे क्यू, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आगे आपको लिखना होगा वस्तु की मात्रा गुणे मूल्य, ये क्या होता है, कुल आयु। ठीक है। ये क्या होता है, वस्तु कुल आयु बराबर क्या लिख सकते हैं, वस्तु की मात्रा गुणे मूल्य। ठीक है, यानी पी क्यू गुणे पी। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना रहता है। आगे देखते हैं। आगे आपको लिखना होगा कि वास्तविकता यह है कि फार्म या विक्रय इकाई के लिए जो प्रति इकाई प्राप्त होने वाली आय या औसत आय है, वही उपभोक्ता की दृष्टि से प्रति इकाई दिया जाने वाला मूल्य है। ठीक है। आगे आपको लिखना होगा कलम की एक इकाई के लिए उपभोक्ता को जो 15 रुपये रुपया देगा। ठीक है। उपभोक्ता को जो 15 रुपये देगा, वह उसकी दृष्टि से तो कलम का मूल्य होगा, पर यही मूल्य विक्रेता के प्रति कलम की आय होगी। ठीक है। आगे आपको लिखना होगा इस प्रकार औसत आय हमेशा मूल्य के बराबर होगी। ठीक है। ये आपके कौन से नंबर प्रश्न का, पांचवें नंबर प्रश्न का अथवा था। ठीक है। छठा नंबर प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त, कि सीमांत आय से आप क्या समझते हैं। ठीक है। या अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया गया है कि ए का अधिकार के बारे में लिखिए। ठीक है। तो सीमांत आय के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके बाद इसमें जो है कुछ ग्राफ वगैरह भी यहाँ पे भी बनाने होते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन जो आपका ये है क्या मेरे प्यारे दोस्त, ए का अधिकार, इसके बारे में हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। तो सीमांत आय में जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सीमांत आय से आशय कुल आय की मात्रा से हुई उस वृद्धि से है जो एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि से होती है। उदाहरण के लिए यदि कलम की 15 इकाइयों को बेचने से 150 रुपये प्राप्त होते हैं तथा 16 कलमों को बेचने से 158 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 158 माइनस 150 बराबर 8 रुपये की वृद्धि 16वीं इकाई की वृद्धि के कारण होगी। ठीक है। आगे आपको लिखना होगा और यही 16वीं इकाई की सीमांत आय होगी इस प्रकार। ठीक है। उसके बाद आपको एक ग्राफ वगैरह बनाना होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होता है। तो ये आप यहाँ पे उसके बारे में भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास कोई नोटबुक वगैरह है या आपके यहाँ पे जो कोई भी लगता हो, वो आप देख सकते हैं, गाइड वगैरह कोई मिलती हो या कि बुक वगैरह मिलती हो, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। ठीक है। अथवा करके जो प्रश्न था एकाधिकार के बारे में लिखिए, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इसका जवाब इस प्रकार से देना होगा कि एकाधिकार का शाब्दिक अर्थ है अकेला विक्रेता। ठीक है। ऐसी स्थिति में जिनमें पूर्ति पर किसी एक विक्रेता का अधिकार या नियंत्रण हो, बाजार की विभिन्न स्थितियों में एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता का की ठीक विरोधी स्थिति है। ठीक है। आगे लिखना होगा यह बाजार की वह स्थिति है जिनमें बाजार की पूर्ति का नियंत्रण पूर्णतः एक व्यक्ति के हाथ में हो। आगे आपको लिखना होगा ऐसी स्थिति में उत्पादक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई नज़दीकी स्थानापन्न, ठीक है, स्थानापन्न कह सकते हैं, नहीं होता। ठीक है। क्योंकि नहीं होता क्योंकि यदि कोई नज़दीकी स्थापना हुआ तो प्रतियोगिता की स्थिति में आ जाएगी और उस वस्तु की पूर्ति पर उत्पादक का पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है। आगे लिखना होगा किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण के लिए यह भी आवश्यक है कि उस उद्योग के फार्मों के प्रवेश पर रोक हो। आगे आपको लिखना होगा इस प्रकार प्रतियोगिता की पूर्ण समाप्ति ही एकाधिकार है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि एकाधिकार का आशय केवल अकेला विक्रेता नहीं, बल्कि इससे आशय ऐसे अकेले विक्रेता से है जिसकी उत्पादित
वस्तु का ना कोई नज़दीकी स्थापन हो, ना उसे किसी भी अंश में प्रतियोगिता का सामना करना पड़े, ठीक है, और ना उसे किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता का भय हो। अपने भाषा में अगर हम कहना चाहें तो कोई ऐसा दुकानदार जो जिसके तरीके की दुकान समझ लीजिए उस मार्केट में किसी के पास ना हो, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी वहाँ पे खरीदना, और वहाँ पे दुकानदार क्या हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा, ठीक है, मतलब दुकानदार का एकाधिकार हो जाएगा। अब वो जिस मर्जी में जिस रेट में मर्जी कहेगा उस रेट में बेच देगा। आपकी मजबूरी है तो आप लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप एमए की पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए पूरी मार्केट में एक ही जगह पे एमए की बुक मिलती है। अब वहाँ पे आप खरीदने गए, उसने बोला 500 रुपये, ठीक है, लेकिन बुक का रेट कितना है, 450 रुपये है। तो अभी उसने 500 मांगा तो आपको 500 देना पड़ेगा। नहीं दे रहे हो तो जाओ भाई, हम नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा। आगे आपको एक दो जो है आपके वैज्ञानिक वगैरह का नाम लिख देना रहेगा। जैसे प्रोफेसर लार्नर ने कहा है कि एकाधिकार से आशय उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है, ठीक है। और चैम्बरलेन ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि एकाधिकार उसे समझा जाना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता हो, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका पूरा जवाब यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। जैसे ही आपका ये लघु उत्तरीय वाला समाप्त होता है, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे दिया जाता है खंड सा। इसमें भी नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब 500 शब्दों में होना चाहिए। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मानवीय आवश्यकताएं कौन सी हैं, उसका आप उनका वर्गीकरण कैसे करेंगी, इसे पूर्ण करने के लिए एक योजना बनाइए, ठीक है। ये 7वां नंबर प्रश्न है। अब अगर इन्हें पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। वैसे ही आपकी वीडियो जो है 1 घंटे के करीब करीब चल रही है, ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा कम ही है। 51 मिनट हो चुके हैं, 51 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है उपभोक्ता से आप क्या समझती हैं, उपभोक्ता का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है, उपभोक्ता का वर्गीकरण कीजिए, आपका 8वां नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है बाजार की परिभाषा दीजिए, बाजार की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है। आपके 3-4 लघु उत्तरीय प्रश्न मिला लीजिए, 3 क्या 2 प्रश्न मिला लीजिए तो आपके एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेंगे। 10वां नंबर प्रश्न कह सकते हैं, लिखा है कि मांग की वृद्धि से कीमतें बढ़ती हैं, मांग की वृद्धि से कीमतें बढ़ती हैं और मांग की कमी से कीमतें घटती हैं, इसका स्पष्टीकरण कीजिए। इसका स्पष्टीकरण आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आई होप ये सारी तैयारी आपकी जो है अच्छे से चल रही होगी, पेपर के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।